वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस व्याख्यान में ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिक यांत्रिकी और सांख्यिकी यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे, नर्न्स थ्योरम। NERNST, नर्न्स थ्योरम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है और डिफाइन करती है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको हम इस व्याख्यान में और अगले व्याख्यान में विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम एंट्रोपी की टर्म्स में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स समझते हैं। क्वेश्चन है कि एंट्रोपी के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो कथन, क्लॉसियस का कथन और दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो हैं केल्विन प्लांक का, वो हमने समझा था एंट्रोपी की टर्म्स में पिछले व्याख्यान में, केल्विन प्लांक और क्लॉसियस का, कि जो कि केल्विन प्लांक और क्लॉसियस जो हैं वो दोनों कथन एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किए जाते हैं और सेकंड लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आगे बढ़ते हुए हम सेकंड लॉ का एक और स्टेटमेंट एंट्रोपी की टर्म्स में पढ़ते हैं और इसको व्याख्या करते हैं इसकी। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का एंट्रोपी कथन, द एंट्रोपी स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी निकाय में होने वाले किसी भी प्राकृतिक प्रक्रम की दिशा वह होती है जिसमें कि निकाय या परिवेश की कुल एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। इसे हम पूर्व में भी समझ चुके हैं और यहाँ पर दोबारा कुछ खास पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे, खास दृष्टिकोण से। वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिक सांख्यिकी के अनुसार जब तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है तब तंत्र निम्न प्रायिकता से उच्च प्रायिकता की स्थिति की ओर अग्रसर होता है। अभी तक हमने एंट्रोपी को केवल एक ऊष्मागतिक क्वांटिटी, एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी, ऊष्मागतिक एक कंसेप्ट के रूप में पढ़ा था और अब हम इसका सांख्यिकीय रूप से विवेचन करेंगे। कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी जब तंत्र निम्न प्रायिकता से उच्च प्रायिकता की ओर अग्रसर होता है, इसका आशय यह है कि प्राकृतिक प्रक्रम की दिशा प्रायिकता नियम से निश्चित होती है। प्राकृतिक प्रक्रम क्या हो गया कि नेचुरल प्रोसेस में जो है एंट्रोपी बढ़ती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रायिकता का नियम भी इसमें समाहित होना चाहिए। अब जो प्रायिकता का नियम है वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, और उसमें हमने बोल्ट्जमैन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था,
उसी को ही अब आगे बढ़ाते हैं। हमने माइक्रोस्टेट्स भी पढ़ी थी। अतः ऊष्मागतिक सांख्यिकी के अनुसार द्वितीय नियम का कथन का परिशोधित रूप होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, उसका ही दूसरा रूप है किसी निकाय में होने वाले किसी भी प्राकृतिक प्रक्रम में यह अधिकतम संभाव्य होता है, हाईली प्रोबेबल, मैक्सिमम प्रोबेबल, कि निकाय व परिवेश की कुल एंट्रोपी में वृद्धि हो। अब हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा प्रोबेबिलिटी न हो या फिनोमिना या घटना हो न सके, ऐसा नहीं है। हाईली प्रोबेबल का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि वो घटना होने की संभावना कहीं अधिक है। और हाईली प्रोबेबल का मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा है। एंट्रोपी में कमी वास्तव में अधिकतम संभाव्य है, परंतु असंभव नहीं है। इट इज हाईली प्रोबेबल बट नॉट इम्पॉसिबल। विशेष यानी असामान्य परिस्थितियों में एंट्रोपी में कमी भी संभव है। इन्हें थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं फ्लक्चुएशंस, जो कि हायर थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, जो एमएससी के सिलेबस में कवर होता है। तो यहाँ पर हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें अधिकतम संभाव्य घटना के बारे में बताता है। हालांकि द्वितीय नियम यह नहीं बताता है कि वह प्रक्रम जिसमें व्यवस्था बढ़ती है सर्वथा असंभव है। ये जो कंसेप्ट है ये कवर होता है थर्ड लॉ में। जैसे कि शून्यांकी नियम ताप को बताता है, प्रथम नियम ऊष्मा आदान प्रदान को बताता है, द्वितीय नियम जो है वो दिशा को बताता है, और तृतीय नियम में हम एंट्रोपी की और अधिकतम संभाव्य असंभाव्य का विचार विमर्श करते हैं कि प्रोसेस जिसमें व्यवस्था बढ़ती है वह द्वितीय नियम यह नहीं बताता है कि प्रोसेस जिसमें व्यवस्था बढ़ती है सर्वथा असंभव है। दैट मीन्स कि जिसमें ऑर्डर, व्यवस्था माने ऑर्डर बढ़ता है वो इम्पॉसिबल, मैक्सिमम इम्पॉसिबल है। अव्यवस्था की स्थिति की संभावना व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक होती है। गणितीय रूप से हम देख चुके हैं डीएस एंट्रोपी परिवर्तन को रिलेट किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये बताता है सेकेंड लॉ डीएस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय, जहाँ डेल्टा क्यू है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हम पीछे देख चुके हैं। और k इज इक्वल एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, ये स्थूल राशि एंट्रोपी और सूक्ष्म राशि ओमेगा, कैपिटल ओमेगा यानी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या में संबंध स्थापित करती है।
इसी को ही आगे समझें तो नर्न्स्ट हीट इक्वेशन, नर्न्स्ट प्रमेय, हीट इक्वेशन आगे पढ़ेंगे। नर्न्स्ट हीट थ्योरम समझें कि किसी भी प्रक्रम के द्वारा यह असंभव है किसी भी सीमा तक आदर्श रखने पर भी निकाय परम शून्य ताप प्राप्त कर सके निश्चित संख्या में क्रियान्वयन द्वारा, by operating in a finite number of steps. Even by operating in a finite number of steps, it is impossible to achieve the absolute zero temperature by a system. दूसरे शब्दों में यदि निकाय परम शून्य ताप पर है, इसकी एंट्रोपी एक सार्वत्रिक नियतांक शून्य होती है। इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एट एब्सोल्यूट जीरो। तो पहले हमने ये देखा था कि एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी का कोई अर्थ नहीं होता। एंट्रोपी चेंज की बात होती है जहां भी होती है। तो यदि एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिफाइन करनी हो तो वो इसका मतलब कहाँ से होगी? वो होगी एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो से, यानी वहां से हम अंतर याद करेंगे, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी हैज नो मीनिंग। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम मात्र दो साम्यावस्थाओं के बीच एंट्रोपी का अंतर बताता है। निश्चित साम्यावस्था की एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए हमें कोई आधार बिंदु, शून्य बिंदु ज्ञात होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब हमें एंट्रोपी का आधार बिंदु ज्ञात होता है, तभी हमें एंट्रोपी के द्वितीय नियम की सहायता से उस अवस्था एवं शून्य एंट्रोपी की अवस्था एवं अज्ञात एंट्रोपी की अवस्था के मध्य अंतर साम्यावस्था की एंट्रोपी के रूप में प्राप्त होती है। जब हमें एंट्रोपी का आधार बिंदु ज्ञात होता है, जैसा कि पूर्व में हमने देखा कि एंट्रोपी ज्ञात करनी है, लेकिन एब्सोल्यूट एंट्रोपी का कोई अर्थ नहीं। एंट्रोपी होगी किसी आधार से, यहां से है या यहां से है, तभी हमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से उस अवस्था एवं शून्य एंट्रोपी की अवस्था एवं अज्ञात एंट्रोपी की अवस्था के मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन a particular state and the state of zero entropy, साम्यावस्था की एंट्रोपी के रूप में प्राप्त होती है। दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ एन इक्विलिब्रियम स्टेट। गणितीय रूप में देखें द्वितीय नियम में एंट्रोपी ऑफ टी डैश, एंट्रोपी एट टी डैश माइनस एंट्रोपी एट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, क्योंकि ds डिफाइंड है इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू या डी क्यू बाय टी। तो दो भिन्न भिन्न तापों पर लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर हम याद कर सकते हैं। T इज इक्वल्स टू 0 पर S नॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। ये हम
ये सिद्ध करना शेष है, जो हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन से ज्ञात करेंगे। तो इसलिए यदि T यहाँ पर शून्य हो तो ये क्वांटिटी 0 होगी, ये भी 0 होती है लिमिट। तब जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो मैथमेटिकली डिफाइंड है S at T dash is equals to 0 इंटीग्रेशन 0 to T dash dq by T। इस समीकरण से हमें T dash ताप पर एंट्रोपी अज्ञात S नॉट के सापेक्ष प्राप्त हो जाती है। यदि इसे जो T dash है इसको भी एब्सोल्यूट 0 पर ले आए धीरे धीरे, तो वहां पर एंट्रोपी नेचुरली क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली 0 हो जाएगी। S at T dash must be equal to 0। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डिडक्शन है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नर्न्स्ट थ्योरम के अनुसार लिमिट व्हेन T dash टेंड्स टू 0 डेल्टा S इज इक्वल्स टू 0, दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया। डेल्टा S when T dash tends to 0 is 0। ये हम जानते हैं और प्रैक्टिकली भी सिद्ध किया हुआ है, परम शून्य के निकट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो शून्य होती है, यहाँ पर शून्य होती है। तो लिमिट व्हेन T dash टेंड्स टू 0 डेल्टा Cp, इसलिए परम शून्य ताप पर सभी वस्तुओं की एंट्रोपी शून्य होती है, परंतु यह नियम तरल के लिए वैध नहीं है। जो वास्तविकता है में है, कोई लिक्विड परम शून्य पर एग्जिस्ट हो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए यहाँ ये कहा है कि यह नियम पुस्तकों में जो लिखा है, जो थ्योरेटिकली यह नियम तरल के लिए वैध नहीं है। T is equals to 0 की अवस्था पूर्ण व्यवस्था की स्थिति होती है। इट इज a state of perfect ऑर्डर। तो इसलिए ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया, परम शून्य ताप पर प्रत्येक पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, परंतु पूर्ण जालक संरचना में यह पूर्ण रूप से शून्य होती है, क्योंकि जालक में ही ऑर्डर मैक्सिमम होगा। लैटिस में ही परफेक्ट लैटिस पूर्ण जालक, परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस, यह पूर्ण रूप से शून्य होती है। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हो गया, जो कि एंट्रोपी के बेस को डिफाइन करता है, मिनिमम एंट्रोपी कितनी। तो परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो is that temperature at which the entropy of each substance must be 0। तो इस व्याख्यान में इतना ही। आप इसे देखें, पढ़ें पुस्तक से, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखें, इससे पूर्व के चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स देखें। अगले व्याख्यान में
हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।